चलिए, ध्यान से हमारी बात सुनिए। बहुत मजेदार सी बात है। हम लोग मरे हुए आदमियों की तरह जीते हैं। ठीक है। किताबें भी मरे हुए आदमियों ने लिखी हुई हैं ज्यादातर। एनसीईआरटी के ज्यादातर लोग बैठ के सरकारी तनख्वाह पा रहे हैं और उल जलूल जितनी बकवास डाल सकते हैं किताबों में वो डाला हुआ है। तो सरकारी मुलाजिम है सरकार के। हम लोग सरकार के आदमी नहीं है। ठीक लगेगा वो कहेंगे। और किताब इतनी खराब तरीके से लिखी गई है एनसीईआरटी की। ठीक है। आज पढ़ाएंगे, दिमाग झंझनाना चाहिए। दिमाग में हलचल मचनी चाहिए। नशेड़ी को देखते हो ना, गांजा पीने वाले को कैसा नशे में घूमता है। इसी तरह जब आदमी पढ़े तो उसको भी नशे की तरह घूमना चाहिए, नशेड़ी की तरह। तो पढ़ने वाला ही क्या पढ़ने वाला हुआ जब तक वो नशे में ना पढ़े। ठीक है। वो नशा वशा होता नहीं पढ़ेगी पढ़ाई की चीज। वो नशा होता है किस चीज से? डीजे में नागिन डांस, डांस कर, नागिन वाला डांस, वहाँ नशा होता है। और कहाँ नशा होता है तुमको? और और भी बहुत सारी जगह होती होंगी, मुझे बहुत आइडिया नहीं है क्योंकि मैं भूल चुका हूँ। मुझे बहुत किस्म के नशे थे पढ़ने का, लेकिन एक नशा होता है, कैसे कैसे चीजें हुई होंगी। ठीक है। खैर, समझो बात को। तो एनसीईआरटी के विज्ञान के कूड़ा किताबों से मेरा बहुत मतलब नहीं है। सिलेबस तुम्हारा ज़रूर है। ठीक है। और सिलेबस की ही मैं बात करूंगा। कक्षा 10 का विज्ञान मुश्किल से 1 महीने का विज्ञान है, लेकिन 2 साल तक खींचते हैं सब। बच्चों को मूर्ख बनाना है। धीरे 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 2 साल तक पढ़ाएंगे। ठीक है। ध्यान दो, जो पढ़ा रहे उसको सुनो। जरा तुम हमारी बात को समझना। तुम रटते हो, इस बात से मुझे बहुत परहेज है, बहुत दिक्कत है मुझे। ठीक है ना? ये हमारी पृथ्वी है। ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के भीतर ऐसा कुछ है। देखना, बहुत मजेदार बात बताएंगे। नशेड़ी की तरह घूमोगे फिर। समझे बात को, साइंस की। पृथ्वी है। आराम से हम लोग ऊपर अपना कनॉट प्लेस में कोई आइसक्रीम खा रहा है, तो कोई न्यूजीलैंड में बकरी चरा रहा है, तो कोई जो है, हाँ, उरुग्वे वगैरह में सुरती खा रहा है, कोई कहीं खड़ा हुआ याक की बलि चढ़ा रहा है, कोई जो है कैलिफोर्निया में बैठा हुआ सट्टा लगा रहा है, तो कोई पाकिस्तान में बैठा हुआ कुछ तख्ता पलट की सोच रहा है, तो कोई मिस्र के पिरामिड की सफाई कर रहा है। इस पृथ्वी के किनारे हम लोग ऐसे रहते हैं, है ना? पृथ्वी ऐसे खींचे रहती है। राइट। अरे पीछे मत देखो यार, तुम रेड कपड़ा, तुम पीछे देख लो, जाओ उससे चिपक लो, एक बार गले मिल लो। यहाँ पढ़ा रहे हो, तुम सुन ही नहीं रहे हो, क्लास 12th में, और दिमाग में भूसा भरा हुआ है तुम्हारे। तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है। बस चले आए हो भाड़े पे और बैठे हुए हो मजे। अपनी क्लास में हम एक आदमी को बर्दाश्त नहीं करते, फर्जी किस्म का आदमी हो। इधर उधर क्या हुआ, कौन आया, क्या नहीं हुआ, छिपकली गिरी, जैसे तुम मरे जा रहे हो। तमीज से पूरी बात सुनो क्या कह रहे हैं। आता भी कुछ नहीं है और जानना भी कुछ नहीं है। बस पापा कहे हैं चले जाओ तो चले आए। देखो, ध्यान से बात सुनो। हम लोग कुछ हिस्से में ही जीते हैं। इतना हिस्सा पृथ्वी क्रेस्ट कहलाता है ना? इतना हिस्सा, ये वाला हिस्सा। फिर भीतर जलता हुआ लाल लोहा। ठीक है। इसके भीतर भी कुछ होता, ऐसा होता है। पृथ्वी ऐसी होती है।
तो जो है हमारे, आखिरकार हम ये कहते हैं कि यहाँ पे आयरन है, यहाँ पे आयरन है, तो ठीक है ठीक है, यहाँ पे आयरन है, जलता हुआ लोहा है, बहुत ज्यादा डेंस है, जलता हुआ लोहा है ना। तो इसमें क्या है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, इसकी रेडियस जो है कुछ 6300 किलोमीटर है, की रेडियस जो है कुछ 6300 किलोमीटर। हम तो ज्यादा गहराई में जा ही नहीं पाते हैं, 6300 किलोमीटर इसकी रेडियस है पृथ्वी की, यहां से यहां तक हम ज्यादा गहराई में जा नहीं पाते हैं। ये जो जलता हुआ लोहा है, और भी कई सारी चीजें हैं, यही पृथ्वी को गर्म रखता है, ये भी यहां भीतर गर्मी है, यही इसका डायनेमो है, समझ लो। हम तुमसे ये पूछ रहे हैं, तुम 9, 10, 11, 12 के विद्यार्थी हो, कैसे पता चला, हम तो ज्यादा गहराई जा ही नहीं पाते, हम तो 10, 15, 20 किलोमीटर जाने में हमारी हालत खराब हो जाती है। आदमी जो है 15, 20 किलोमीटर से ज्यादा नीचे नहीं जा सकता, आप 15 या 20 किलोमीटर से ज्यादा नीचे नहीं जा सकते। समुद्र भी कितना गहरा होगा, 5 किलोमीटर, ज्यादा गहरा से गहरा 5 किलोमीटर बहुत हुआ। आप चले गए 15, 20 किलोमीटर तो बहुत हो गया। इसके सेंटर की दूरी कितनी है, 3200 किलोमीटर है। इतना जाने पे तो समझ लो भस्म हो जाएगा आदमी, जैसे सूरज के पास जाना हुआ। आखिर किसने पता लगाया होगा कि ये भीतर एक लोहा है, खूब सारा उसके गर्भ में पृथ्वी के, और वो जलता हुआ लोहा है। ये कैसे पता चला होगा जब हम वहां गए ही नहीं, बताओ। ये हम बहुत ज्यादा एक बड़ी बात आज बताएंगे तुम्हारे दिमाग में। क्लास 10th के बच्चों को हम साइंस क्या पढ़ाएं, पढ़ना ही नहीं है। हम कुछ बात करेंगे जिससे तुम्हारा दिमाग चलेगा। शायद अगले बार हम शीट दें जिसमें 50 क्वेश्चन हो कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, सोचोगे तो दिमाग चलना शुरू हो जाएगा, केमिस्ट्री में भी, फिजिक्स में भी। ठीक है, आज मैं इसी पे बात करूंगा। एक आने वाले भविष्य का एक विज्ञान है, उसी विज्ञान के बारे में बात करूंगा। ठीक है, आने वाले 100 सालों में ये बात पता चलेगी कि पृथ्वी के भीतर क्या क्या है। देखो, तुम ध्यान से देखो पृथ्वी के भीतर क्या क्या है। एग्जिट, देखो ये है खेल, देख रहे हो, ये है पृथ्वी के भीतर, ये है। ध्यान दो, ये है। ये पता कैसे चला, ध्यान दो। इसको क्रस्ट बोलते हैं, शुरुआती हिस्सा क्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर, ये है। यहां तक हमको पता कैसे चला। और आने वाले 50-100 सालों में एक बड़ी क्रांति होने वाली है, बहुत एक मजेदार सी चीज होने वाली है, जिससे हमको, जैसे हम एक्सरे कर लेते हैं वैसे हम पृथ्वी के भीतर का एक्सरे कर लेंगे। कहाँ पे क्या है, किसी की हड्डी टूटी होती है तो यहाँ पे कहाँ टूटी है, इसका कैसे पता चलाते हो, एक्सरे से ही तो पता लगाते हो, बोलो। तो पृथ्वी के भीतर क्या क्या है ये कैसे पता लगाओगे, ये तो पृथ्वी का एक्सरे करना पड़ेगा। और देखो पृथ्वी के भीतर क्या है, फिजिकली केमिकल द अर्थ हैज एन ऑर्डर, ठीक है। अच्छा, ओके, हाँ, देखो ऐसा हुआ, ये हुआ, ये देखो क्रस्ट और इनर कोर, देखो ये है। देख रहे हो यहाँ दहकता हुआ अंगारा है, ये पता कैसे चला। और आने वाले भविष्य में एक एक चीज हमको पता होगी कहाँ पे क्या चीज है। ठीक है, ये चीज है।
राइट। ओके, चलिए मैं यहाँ आता हूँ फिर से। ठीक है, एक चीज और खोजते हैं जरा इस पे कि जो है लैंड प्रीहिस्टोरिक। तुम देखो पृथ्वी जो है कैसे थी, कॉन्टिनेंट्स इन डिफरेंट एजेस। देखो ये रहा, पहले पृथ्वी ऐसे थी, देखो टेक्टोनिक एजेस ऑफ कॉन्टिनेंट्स। ये कुछ ऐसा रहा होगा कुछ साल पहले, कुछ साल पहले आ, ओल्ड डेज। हाँ, देखो यहाँ पे कहीं है, ये जो धरती के सारे हिस्से तुमको अलग अलग दिख रहे हैं ना, ये देखो, ये तुमको अलग अलग दिख रहे हैं, ये अलग अलग नहीं थे पहले। पहले ये सारे के सारे इकट्ठा थे। अभी तुम्हें दिखता है कि ऑस्ट्रेलिया यहाँ है, बगल में न्यूजीलैंड है, दिखता है ना छोटा सा, ऑस्ट्रेलिया के नीचे न्यूजीलैंड। यहाँ अफ्रीका के नीचे कौन है, मेडागास्कर, ये मेडागास्कर है। यहाँ इंडिया के नीचे श्रीलंका है। इधर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, कनाडा है, फिनलैंड, नॉर्वे, ये अफ्रीका है, यहाँ यूरोप है। तो तुम जो है ना, पहले तुम सोच रहे हो कि ये कैसे टूट गए। जैसे तुम अम, कभी पकौड़ी बनाए हो, पकौड़ी बनाए हो कभी, केवल खाए हो तुम लोग। अरे पकौड़ी कभी बनाए हो, जब तुम गरम तेल में तुम जो है वो डालते हो, बेसन डालते हो, ऐसे आलू में लपेट के, या बेसन ही डालते हो केवल, देखते हो बेसन जो है भीतर से खदबदाता हुआ बाहर आता है, और बड़ा सा बेसन डालते हो तो कई टुकड़े में टूट जाता है। टूट जाता है कि नहीं टूट जाता है, बोलो हाँ, जाता है। पृथ्वी भीतर से काफी गर्म थी, पृथ्वी भीतर से कड़ाही की तरह थी, और खूब पानी था। जो समुद्र का पानी है वो तेल की तरह गर्म था। और तुमने ऊपर जो लैंड थी, वो लैंड कई टुकड़े में टूट गई। बात समझ में आ रही है, देखो कई टुकड़े में टूट गई, है ना। ये तो धरती की बाहरी सतह थी, और भीतर भी कुछ कुछ संरचनाएं थी इसमें। तो बाहरी सतह पे ऐसा होता रहा, जैसे पकौड़ी जो है तुम तेल में डालते हो तो फट जाती है कई जगहों, ऐसे ही भीतर लैंड की गर्मी से और कई सारे चेंजेस से ये पूरी चीज टूट गई, ऐसा होता रहा। ठीक है, समझ में आ रही बात, क्यों टूटा। पहले ये सब इकट्ठा था, देखो कहीं डायग्राम होगा, सब इकट्ठा था पहले। कॉन्टिनेंट्स इन डिफरेंट एजेस, ओल्ड एज, ऑल कलेक्टर। ये देखो, ये देखो कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट, ये देखो, देख रहे हो, ये सब, ये देखो, ये देखो। अब तुम ये सोचोगे कि यार ये पता कैसे चला, तुम ये सोचोगे कि ये सब पता कैसे चला कि धरती पहले ये सब जुड़े हुए थे फिर ये अलग हुए। ये देख रहे हो, ये जो है ना, फॉसिल रिमेन्स ऑफ साइनोग्नाथस, ट्राइजेक एंड रेप्टाइल अप्रोक्सीमेटली 3 मीटर लॉन्ग। ये वाला जो डायनासोर है, ये साउथ अमेरिका में भी पाया जाता है, अफ्रीका में भी पाया जाता है।
इसका मतलब कि ये लैंड कभी जुड़ी रही होगी, कई हजार साल, कई लाखों साल तक ये जुड़ी रही होगी, और ये डायनासोर सारी जगह पे पाएंगे। हमें सारी खबर जीवाश्म देते हैं। फॉसिल्स जानते हो, जीवाश्म, वो जो डायनासोर मर गया, वो वही दब गया, धीरे धीरे चट्टानें डेवलप हुई। जब हम चट्टानों को काटते हैं तो उसके भीतर से जीवाश्म मिलता है, वो जीवाश्म ही हमें बहुत कुछ बताता है। बात समझ में आई? हमें धरती के पहले के आकारों के बारे में पता कैसे चलता है? जीवाश्म के कारण, फॉसिल्स के कारण। ठीक है, और तुम इसमें देखोगे एक कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, डिफरेंट एजेस, एक डायग्राम होगा जिसमें सब कनेक्टेड होंगे, प्लेट टेक्टोनिक्स। ये देखो सारी जो है, सारे जो है प्लेट्स जो है एक साथ जुड़ी हुई होंगी। अफ्रीका, सुपर कॉन्टिनेंट साइकिल, देखो ये, देखो सब जुड़ा हुआ है। क्या झगड़ा करोगे, किस बात का झगड़ा करोगे? देखो ये देखो, सब जुड़ा हुआ है आपस में। ऑस्ट्रेलिया चिपका हुआ है, यहाँ अंटार्कटिक चिपका हुआ है, इंडिया चिपका हुआ है, देख रहे हो? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिक, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, यूरेशिया, सब चिपका हुआ आपस में। ये तुमने पकौड़ी में बेसन डाल दिया, तो ये जो बेसन था, ये शुरुआती दौर का बेसन था कि बाद में फटने के बाद का बेसन है? बोलो। शुरुआती दौर में अर्थ के सरफेस पे लैंड ऐसे थी, बाद में जब धीरे 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 वो गर्मी के कारण फटता हुआ चला गया, ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिक से दूर चला गया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिक से दूर गया, इंडिया और चला गया, अफ्रीका कहीं और चला आया, साउथ अमेरिका इधर चला आया, नॉर्थ अमेरिका इधर, ये गैप इतना हो गया कई लाख सालों में ये संरचना। ये पता हमें चला कैसे? ये पता चला तो भाई एक किस्म का जीव यहाँ रहता है, वही जीव यहाँ पाया गया, वही जीव यहाँ पाया गया, इसका मतलब ये दोनों जुड़े हुए थे, ऐसे हम लोग। और कार्बन डेटिंग से और ये सब चीजों, विज्ञान की जो अभी की चीज है। थोड़ा दिमाग दौड़ाने की बात है कि धरती के अंदर के संरचनाओं के बारे में हमें पता कैसे चला, अंदर के बारे में हमें पता कैसे चला, ठीक है, और आगे पता कैसे चलेगा। तुम ध्यान से देखना कितना खतरनाक चीज है ये जो है तुम्हारा जो सूरज भी है ना, तो सन है तुम्हारा, वो एक बॉम्ब है। सन जो है वो एक बॉम्ब है। सन एक, ये हाइड्रोजन बॉम्ब है। इसको तुम सूर्य देवता मत कहा करो, इसको तुम हाइड्रोजन बॉम्ब कहा करो, ठीक है। और तुम्हें पता होना चाहिए कि सूर्य से थोड़ी बहुत दूर यहां पृथ्वी है, पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर भी हाइड्रोजन बम है, समझ लो। पृथ्वी के अंदर भी रेडियो एक्टिव डीके हो रहे हैं, ठीक है, पृथ्वी के अंदर भी गर्मी है। यहां पे क्या हो रहा है, सारे तारे किस चीज से मिलके बने हैं? सारे जो स्टार्स हैं, ठीक है, सारे स्टार्स, सारे तारे किस चीज से मिलके बने हैं? कोई बताएगा? लाल टी शर्ट वाले जरा हो, बताओ जरा, काबिल ज्यादा बन रहे हो, इधर उधर सुन नहीं रहे हो, जरा बताओ किस चीज से बने हैं? खड़े हो, 12 में चले गए हो, हाँ खड़े हो, खड़े हो, किस चीज से बने हैं? बोलो बेटा। हाइड्रोजन और अदर एलिमेंट, अदर एलिमेंट कौन कौन? आयरन से बना हुआ है, पगलाए हो, सारे आयरन से बने हैं। तारा में कहाँ आयरन होगा? केवल हाइड्रोजन और हीलियम से बने हैं, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हीलियम से बने हैं। पूरी जो दास्तान है, अर्थ के सन के केंद्र में बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, 150 लाख कुछ ऐसा डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसा इतना डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, वहां पे हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है।
पिछली बार मैंने बताया था 1 सेकेंड में 500 मिलियन टन, इतना किलोग्राम हाइड्रोजन ये कन्वर्ट हो रहा है हीलियम में, 496 मिलियन टन केजी में। आप समझिएगा, एक बड़ी विचित्र सी घटना घटती है, समझना, उस घटना की मैं बात कर रहा हूं। अमूमन तुम जो स्कूल में पढ़ोगे, स्कूल में क्या पढ़ोगे कि ये बड़ा सा भैया एटम है, इस एटम के बिल्कुल केंद्र में छोटा सा न्यूक्लियस है। देख लो, एटम की जो जो डायमेंशन है, जो उसका साइज है, वो 10⁻⁻10 मीटर के आकार का है, और जो न्यूक्लियस का साइज है वो 10⁻⁻15 मीटर के आकार का है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का साइज 10⁻⁻18 मीटर के आकार का है। ऐसा है, लाइट से बहुत छोटा है इलेक्ट्रॉन। आपको पता होना चाहिए कि पहले जब फोटो हम खींचते थे तो लाइट का प्रयोग करते थे सूक्ष्मदर्शी में, जो हम माइक्रोस्कोप यूज करते थे, लेकिन बहुत छोटा वेवलेंथ है। लाइट तो कितना होता है, 400 नैनोमीटर, 4000 एंगस्ट्रॉम, है ना, यानी कि 10⁻⁻7 मीटर के ऑर्डर का होता है लाइट। ये तो उससे बहुत छोटा है। आपको ताज्जुब होगा कि सारे माइक्रोस्कोप में हम लोग अब जो बहुत ज्यादा मैग्नीफाइड होते हैं उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप नहीं। ज्यादा मैग्नीफाइड हमको अगर इमेजेस चाहिए तो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का देख रहे हैं कितना कम है ये। आप देखिए कि न्यूक्लियस की साइज होती है कितनी, 10⁻⁻15 मीटर, और 10⁻⁻10 मीटर एटम की साइज। न्यूक्लियस के अंदर कौन होता है तुम जान चुके होगे अब तक। अब न्यूक्लियस दिखने में तो छोटा सा है, लेकिन उसके अंदर मैं लिख तो सकता नहीं हूं, तो लिखने की सुविधा के कारण मैं उसको बड़ा बना रहा हूं। ऐसा मत समझना कि इतना बड़ा फुटबॉल की तरह होता है न्यूक्लियस, होता वो 1 मीटर को 100 खरब टुकड़े में तोड़ोगे तब न्यूक्लियस बनेगा। ठीक ना, इतना छोटा है, तब न्यूक्लियस बनेगा। तो लिखने की सुविधा के कारण मैं इतना बना रहा हूं, ठीक है, मैं उसमें इतना बड़ा बना रहा हूं। तो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। मजे की बात यह है कि अगर आप न्यूट्रॉन को बाहर निकाल दीजिए तो ये कुछ 8 सेकेंड में मर जाएगा। 8 सेकेंड में न्यूट्रॉन मर जाएगा। मर जाएगा क्या मतलब है, हम लोग मर जाएगा की भाषा में बात कर रहे हैं, लेकिन साइंस क्या कहती है? साइंस कहती है कि ये न्यूट्रॉन जो है ना, ये 0n1 कहलाता है, ये प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। देखो, ये प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये यही बहुत ज्यादा मजेदार बात है भाई, कि इस बात को तुम समझना, इस मेरी बात को समझने के लिए बुद्धि होनी चाहिए कि हाँ हो क्या रहा है। अगर रट्टू तोते हो, ये फार्मूला रट लिया, ये फार्मूला रट लिया, कहाँ आया, वो सब जुगाड़ तुम करके अपना एग्जाम पास करो। मैं तुम्हें साइंस पढ़ाऊंगा तो मैं तुम्हें भाई चाहूंगा कि तुम उसको फील करो। 1 मीटर को तुम 100 खरब टुकड़े में तोड़ोगे तो एक न्यूक्लियस मिलेगा। एक न्यूक्लियस जो है एटम का लाखों गुना छोटा होता है। ठीक है, उस छोटी सी चीज में, अब ये बड़े ताजुब की बात है कि उस छोटी सी चीज में भी लोग रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को अगर बाहर निकालते हैं तो 8 सेकंड में मर जाता है। मर जाने का क्या मतलब हुआ, न्यूक्लियस से बाहर जो न्यूट्रॉन है वो तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाता है, न्यूट्रॉन तुरंत कन्वर्ट हो जाता है किसमें, प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन यहीं पे एक गड़बड़ हो गया। ये बात तो बिल्कुल सच है, लेकिन यहीं एक गड़बड़ हो गई। और गड़बड़ क्या हुई, गड़बड़ ये हुई कि एक पाउली नाम का आदमी था, कहा कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। न्यूट्रॉन जो है वो कन्वर्ट हो रहा है प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में, ठीक है, साथ में कुछ और पैदा हो रहा होगा जो मैं नहीं जानता। पॉली ने कहा कि न्यूट्रॉन बिल्कुल 0n1 इज इक्वल टू 1h1 प्लस -1e0। देख लो, इसको जोड़ो, 1 और -1 को जोड़ो, क्या आ रहा है 0। यहाँ पे 1 को और 0 को जोड़ो, क्या आ रहा है 1। ये तो ठीक बैलेंस है इक्वेशन। बोलो, पॉली ने कहा
बहुत टैलेंटेड आदमी था। पॉली ने कहा कि न्यूट्रॉन जो है, जो स्वतंत्र रूप से न्यूक्लियस के अंदर से न्यूट्रॉन प्रोटॉन वाला है, न्यूट्रॉन को आप बाहर लाते हैं 8 सेकेंड में वो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में टूट जा रहा है, प्लस कुछ और भी पैदा हो रहा है, और भी जरूर पैदा हो रहा होगा, कुछ और भी जरूर पैदा हो रहा होगा जो मैं नहीं जानता, जो मैं नहीं जानता। और उसने कहा कि ये मैं लिख जरूर रहा हूं, ये बात मूर्खतापूर्ण है, लेकिन ये बात सच है और आने वाली पीढ़ियां इसको खोजेंगी और पता लगाएंगी। पॉली ने कहा, वैसे तो दिख रहा है कि भाई बड़ी अच्छी बात है, स्कूल में हम पढ़ते हैं, स्कूल में हम विज्ञान का सरलीकरण करते हैं, विज्ञान को सरल करके पढ़ते हैं और सरल करके उसका कबाड़ा करते हैं, ठीक है, उतना सरल है नहीं एटम और न्यूक्लियस। स्कूल में हम विज्ञान का सरलीकरण करके तमाशा करते हैं, विज्ञान नहीं पढ़ते हैं। एनसीईआरटी से कई हजार गुनी अच्छी किताबें लिखी जा सकती हैं, लेकिन कुछ गुंडा किस्म के लोग एनसीईआरटी पे बैठे हुए हैं, ठीक है, किताबों को सुधारेंगे नहीं और आने वाली पीढ़ी रट रट के मूर्ख साबित होती रहेगी। अगर एनसीईआरटी यही लिख देता कि यार ठीक है, 1 मीटर को तुम 100वें खरब टुकड़े में तोड़ोगे तो एक न्यूक्लियस मिलेगा, उसके अंदर भी एक न्यूट्रॉन, बातचीत की भाषा में लिख देता, लेकिन वो इतना क्लासिकल भाषा में लिखते हैं कि बहुत मूर्खतापूर्ण है क्या चीज कि भीतर, न्यूक्लियस के भीतर न्यूट्रॉन जिंदा है, न्यूक्लियस के बाहर आने पे न्यूट्रॉन मर जा रहा है, तो मर जा रहा है, उसकी एक अलग कहानी है, न्यूक्लियस एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी की बात है। बाहर निकालते ही 8 सेकेंड के अंदर न्यूट्रॉन किसमें बदल जा रहा है, किसमें बदल जा रहा है, बोलो, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन में। पॉली ने कहा, पॉली एक साइंटिस्ट था, उसने कहा कि नहीं भैया, यही नहीं पैदा हो रहा, कुछ और भी जरूर पैदा हो रहा होगा जो मैं नहीं जानता, और आने वाली पीढ़ियों ने वो खोजा। मैं वही बताना चाह रहा हूं कि क्या पैदा हुआ, ध्यान दीजिए। पॉली ने कहा कि देखो, न्यूट्रॉन जब परिवर्तित होता है प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में, साथ में न्यूट्रिनो भी पैदा होता है। ये नाम तुम अपनी खोपड़ी पे लिख लो, न्यूट्रिनो प्लस एंटी न्यूट्रिनो, ये न्यूट्रिनो भी पैदा होता है, एंटी न्यूट्रिनो। 4 चीजें, 0n1 प्लस 0n1 प्रोटॉन में, 1h1 प्रोटॉन हुआ, -1e0 इलेक्ट्रॉन हुआ, न्यूट्रिनो प्लस एंटी न्यूट्रिनो, है ना, ऐसा कुछ। न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो, चार, 2 चीजें और भी पैदा हुई, और मैं न्यूट्रिनो की ही बात कर रहा हूं। आगे आने वाले 100 सालों में ये न्यूट्रिनो इतना ज्ञान देगा, इतना ज्ञान देगा आपको कि क्या बताया। अब थोड़ा समझिए वो कह रहा है, सन के भीतर से खूब सारा न्यूट्रिनो निकल रहा है, उसके केंद्र में न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है, खूब सारा न्यूट्रिनो निकल रहा है, ठीक ना। तुम कहोगे ये कैसे पता, लाइट तो हमको दिखती है। अब समझो, सन यहां पे है, सन यहां पे है, लाइट निकल रही है, लाइट यहां से निकल रही है भैया, लाइट निकल रही है, पृथ्वी यहां पे है, ठीक है, सॉरी, अर्थ हमारी यहां पे है, अर्थ यहां पे है, ठीक है, चलो मैं उसको ग्रीन बना देता हूं, ग्रीन अर्थ यहां पे है। तो लाइट, क्या ऐसा, समझना इस बात को, क्या ऐसा होता है क्या, क्या ऐसा होता है क्या कि लाइट आती है और पृथ्वी को छेदती हुई उस पार चली जाती है, ऐसा होता है क्या, नहीं। लाइट आई, यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, उसके पेट से टकरा के वही रुक गई, कोई पेड़ खड़ा है, पेड़ से टकरा के वही रुक गई, यहाँ पे आदमी है, अर्थ के सरफेस से टकरा के लाइट वही रुक जाती। क्या पृथ्वी को छेद के लाइट उस पार चली जाती है क्या, तब तो यहाँ अंधेरा हो ही ना। अगर लाइट जो है, सूरज यहाँ से लाइट आई और सूरज की लाइट आ करके धरती को छेद के इस पार चली आए, तो इस पार अंधेरा होगा क्या, बोलो, नहीं होगा ना। क्या विजिबल लाइट पृथ्वी को पेनिट्रेट कर पाती है, छेद पाती है, नहीं छेद पाती है।
पृथ्वी को नहीं छेद पाती, बात है। लेकिन एक चीज पृथ्वी को छेद देता है। कौन? कौन? किसके बारे में बात हो रही है? कौन? हाँ, एक चीज पृथ्वी को छेद देता है, कौन? बात समझ में आई? कुछ बोल रहे हो? कुछ बोल रहे हो? विजिबल लाइट, सन के केंद्र पे हाइड्रोजन जो है वो कन्वर्ट हो रही है हीलियम में, न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो रहा है प्रोटॉन में, प्लस इलेक्ट्रॉन में, प्लस न्यूट्रिनो, प्लस एंटी न्यूट्रिनो। बहुत सारे न्यूट्रिनो निकल रहे हैं। कहते हैं ना कि तुम अगर यहाँ पे अपना अंगूठा ले आ दो, यहाँ पे अपना थंब ले आ दो, अंगूठा ले आ दो, यहाँ पे कई कई करोड़, कई कई अरब खरब न्यूट्रिनो तुम्हारे अंगूठे से पास कर रहे हैं। इतने ज्यादा न्यूट्रिनो निकल रहे हैं, अंगूठे से कई खरब अरब आके इस पार से इस पार जा रहे हैं। तुमको क्या पता कि सूरज के सामने तुम खड़े हो तो सारी लाइट आके टकरा गई, ऐसा तुमको लगता होगा ना? ऐसा अब नहीं लगना चाहिए। अब क्या होता है कि तुमको तुमको छेदता हुआ भी कुछ उस पार निकल गया। वो कौन है? कौन है वो? न्यूट्रिनो। और यही, लेकिन लेकिन लाइट को पकड़ना तो आसान है, न्यूट्रिनो को पकड़ना सबसे कठिन काम है। किसमें रखोगे? जब हर चीज को छेद के निकल जा रहा है तो पकड़ोगे कैसे? बताओ। और यही न्यूट्रिनो पृथ्वी के अंदर से होके आएगा और पृथ्वी के बारे में खबर देगा। पृथ्वी से आते हुए न्यूट्रिनो में एक न्यूट्रिनो को पकड़ने में तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। मैं कह रहा हूं कि हमारे अंगूठे के पास जो है कई मिलियन, कई करोड़ न्यूट्रिनो पास कर रहा होगा, है ना? पूरी पृथ्वी से जाने कई खरब 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 जाने कितने पास कर रहे होंगे। लेकिन मैं कहता हूं कि एक सारे न्यूट्रिनो पृथ्वी को छेद के उस पार चले जा रहे हैं। और सारे न्यूट्रिनो, सूरज से आने वाली किरण, यहाँ वैज्ञानिक बैठा हुआ है, कैसे वो जान गया कि सूरज का सरफेस का टेम्परेचर 6000 केल्विन है? कैसे जान गया? क्या वो सूरज पर थर्मामीटर लेके गया था क्या? नहीं, आने वाली किरणों का उसने अध्ययन किया, आने वाली रेज का अध्ययन किया, उससे पता चला कि ये रेज, सूरज का टेम्परेचर कितना है। सूरज से आने वाले खबर ही सारी जासूसी कर देती है, राइट? ठीक है ना? कई बार तुम देखो, कई बार नहीं कहते हैं कि तुम रूह अफ़ज़ा पी के आए घर पे या कुछ भी खा के आए तो पता चल जाता है कि पन्ना पलट रहा, दूसरे पेज पे बैठा हुआ है। लिख क्या रहे हो? दूसरे पन्ने, दूसरे सीट पे बैठे हो, क्या लिख रहे हो? लाल टी शर्ट के बगल में जो बैठा, लिख क्या रहे हो? एक तो तुम चेहरा इतना गिराए हो, लग रहा है कि पूरे जमाने भर का बोझ तुम्हारे ऊपर ही है, और तुम चेहरा गिरा के नौटंकी कर रहे हो। तुम भीतर से बहुत बेचैन हो, अब बाहर से तुम ऐसा दुखी चेहरा बनाए हो और पता नहीं क्या क्या लिख भी रहे हो, जो सुना रहे हो समझे में नहीं आ रहा है। तुम खाली रटोगे इतना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, रट रूट के जब गधे हो जाओगे तो कहोगे कि अब मैं शिक्षित हो गया हूं। सूरज से आने वाली रेज खबर देती हैं कि वो वहां पे क्या क्या चल रहा है। उन्हीं रेज को हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है। और हाइड्रोजन ने तो सबके बारे में, हाइड्रोजन की वजह से ही सबके बारे में पता चला, सूरज के बारे में, किसी भी तारे के बारे में। तो न्यूट्रिनो की कहानी कभी पढ़ना, न्यूट्रिनो इतना इंटरेस्टिंग चीज है, वो जो है किसी भी चीज को छेद के उस पार बाहर नहीं। तो आज से सूरज के सामने इस तरह खड़े होना, ऐसे तो ऐसे खड़े होना, तो ये मत सोचना कि सारी लाइट मेरे ऊपर गिर रही है और सब रुक जा रही है, नहीं। कई खरब खरब न्यूट्रिनो तुमको छेद के उस पार निकल जा रहे हैं। बात समझे मेरी तुम? ये बात समझना। दूसरी चीज, यहां दूर कहीं एक तारा है, दूर कहीं एक तारा है, और यहां पृथ्वी है। पृथ्वी पे तुम खड़े हो,
तारे से किरण आई है, ये किरण 200 साल पहले चली है, तारे से वो किरण 200 साल पहले चली है, इसको तुम अभी देख रहे हो, है कि नहीं? तुमको क्या लगेगा कि तारा वहां पे है, लेकिन 200 साल में तारा पता नहीं कहां का कहां चला गया होगा। बात समझ में आई? तो जो आसमान में तुम तारे देखते हो, तुम ये मत समझना कि वो तारा वहीं पे है। वो तुम वो तारा देख रहे हो, 5 साल, मान लो ये वाला तारा, यहां से लाइट आने में 5 साल लगा होगा, है ना? तुमको क्या लगा तुम वो वाली लाइट तारा अभी वहां है क्या? नहीं। तो आसमान में जितना तुम देख, कहते हो ना देखने पे भरोसा करो, मैं कहता हूं दिखने पे भरोसा ही मत करो। तुम्हें आसमान में जो पूरा आभा मंडल दिख रहा है कि क्या चांद है, सितारे हैं, फला है, ढिका है, कोई तारा उस जगह नहीं है। हो सकता है कोई तारा से लाइट आने में 5 साल लगा हो, वो तारा 5 साल पहले रहा होगा वहां, अब पता नहीं कहां खो गया होगा। मेरी बात समझ रहे हो? बोलो। जैसे सूरज से पृथ्वी तक लाइट को आने में कितना समय लगता है? बोलो, कितना समय लगता है? 8 मिनट 12 सेकेंड, इतना लगता है सूरज से पृथ्वी पर आने में। 8 मिनट 12 सेकेंड लगता है। तुम जब सूरज को देखोगे तो क्या सूरज वही है क्या? नहीं, सूरज 8 मिनट पहले वहां रहा होगा, अभी और ऊपर चला गया होगा। तुम सूरज को अगर देख रहे हो, तुम समझो ये पृथ्वी है तुम्हारी, ये पृथ्वी है, यहां तुम खड़े हो, ठीक है? तुम जो है कहीं मान लो यहां खड़े हो, तुम यहां खड़े हो, और सूरज कहीं यहां है, सूरज की रेज आई, तुम्हारे तक पहुंचने में 8 मिनट 12 सेकेंड लगाई, लाइट आई, तुम कहोगे सूरज यहां है, लेकिन 8 मिनट 12 सेकेंड में सूरज कहीं यहां से, हाँ, सूरज तो नहीं, राइट, 8 मिनट 12 सेकेंड में पृथ्वी थोड़ी घूम गई होगी, थोड़ी घूम गई होगी। तुम जहां देख रहे हो वहां पे सूरज नहीं दिखे, वहां पे होगा ही नहीं। बात समझ में आ रही है? वहां पे होगा ही नहीं, वो कहीं और होगा। कहने का मतलब है कि हजारों साल ये तुम्हारी पृथ्वी है, हो सकता है किसी तारे से पृथ्वी तक आने में जो समय लगे वो 1000 साल का लगे। हमारी गैलेक्सी बहुत बड़ी है। तुम क्या लगता है, तुम्हें क्या लगता है, तुम जिस तारे को अभी देख रहे हो, क्या वो तारा वहां पे है क्या? वो तारा कहाँ होगा? 1000 साल पहले वहां रहा हो, है ना? तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें एटम के भीतर क्या क्या चल रहा है उस पूरी कहानी को समझना चाहिए। एक एटम के भीतर क्या क्या चल रहा है इस पूरी कहानी को समझना चाहिए, है ना? तुम बड़े आसानी से स्कूल वाले जो है बहुत आसानी से सरलीकरण कर देते हैं। हाँ ये देखो, ये बेटा ये है, रट रट के कहानी खत्म हो जाती है, कोई मतलब नहीं है। एटम का साइज 10⁻⁻10 मीटर का ऑर्डर, वो न्यूक्लियस छोटा सा 10⁻⁻15 का ऑर्डर मीटर का। उस उस न्यूक्लियस के अंदर कौन है? इसके अंदर कौन है बोलो? न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है। प्रोटॉन के अंदर कौन है? क्वार्क है। 3 क्वार्क होते हैं प्रोटॉन के अंदर। और न्यूट्रॉन को बाहर निकालते हो तो न्यूट्रॉन टूट जाता है प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में, न्यूट्रिनो में और एंटी न्यूट्रिनो में। और ये न्यूट्रिनो बहुत ही ज्यादा काम की चीज है। कुछ लोग कहते हैं कि न्यूक्लियस और एटम के बीच, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की जगह जो है वो खाली होती है। खाली नहीं होती है, वो भरी होती है। और जिस चीज से वो भरी होती है उसको आप एंटी मैटर बोलते हैं, ठीक है ना? तो क्वांटम मैकेनिक्स, लोग ये समझते थे कि बिजली की खोज हो गई, हीट और थर्मोडायनेमिक्स की खोज हो गई, इंजन बना लिया हमने, बिजली बना लिया हमने, चुंबक की सारी खोज कर ली, अब सारा विज्ञान खत्म है, विज्ञान की कहानी खत्म है। मैक्स प्लैंक जो एक आदमी था, मैक्स प्लैंक ने कहा कि नहीं, वहीं से क्वांटम का उपद्रव पैदा हुआ। मैक्स प्लैंक
आइंस्टाइन, क्वांटम मैकेनिक्स के दरवाजे खुल गए कि एटम के भीतर क्या क्या कहानी हो रही है। तब तक इधर एक्सरे की खोज हो चुकी थी, विलियम रॉन्जन ने किया था, हर चीज का एक्सरे करने लगे। एक्सरे की खोज होते ही ना सारे वैज्ञानिक पागल हो गए। कोई लोहा लेके उसका एक्सरे कर रहा है, कोई क्रोमियम लेके कर रहा है, कोई कुछ लेके कर रहा है, कोई डीएनए की खोज किया। केवल एक्सरे की खोज होने के बाद, एक्सरे की खोज होने के बाद कम से कम 50 नए आविष्कार एक्सरे की वजह से हुए, और ये 50 लोग नोबेल प्राइज पाए हैं एक्सरे के कारण। 50 नए आविष्कार हुए जिसमें डीएनए की खोज भी है ना। विज्ञान कोई ऐसी मुर्दा चीज नहीं है जिसको आप किताबों में रख के रटते हैं। विज्ञान एकदम जिंदा चीज है। ये आगे बैठा हुआ जम्हाई ले रहा है, ये खुद मुर्दा की तरह बैठा हुआ है, एकदम मरा हुआ आदमी। परिभाषा लिखवाइए, देखो कोई ऊर्जा ही नहीं इसके अंदर है। अभी कह दो रोटी समोसा खाने को तो एकदम पागल होकर टूट पड़ेगा उस पर, या आगे जो बैठा हुआ है। और लेकिन जिसको जिसको एकदम मरा हुआ आदमी हो और आलसी आदमी, वो पीछे बैठा करे। हम एकदम मुंह नहीं देखना चाहते आलसी और कोढ़ी किस्म के लोगों का, ठीक है। एक्सरे का आविष्कार अपने आप में एक बहुत बड़ा आविष्कार था। उसके बाद लोगों ने तमाम क्रिस्टल्स का एक्सरे करना शुरू किया, है ना। विज्ञान की किताब को इस ढंग से देखो, ठीक है, अच्छा लगेगा। तो अगले बार मैं क्लास 10th के तुम बच्चे हो, अगले बार हम तुमको क्या पढ़ाएं, मतलब देखते हैं, सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ाएंगे। लेकिन सिलेबस के हिसाब से कुछ टीचर पढ़ाएंगे, सिलेबस के हिसाब से मैं नहीं पढ़ाऊंगा। हफ्ते में मैं एक क्लास लूंगा, ठीक है। और एक क्लास ऐसी ही लूंगा कि तुम्हारी खोपड़ी जरा चले, चीज़ों के बारे में तुम जानना सीखो, सोचना सीखो, है कि नहीं। कितने लोग जो है, कितने लोग को कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ, हाथ उठाओ जरा। ये जो आगे सोया हुआ रहा था, इसको तो कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, तब भी हाथ बेटा तुम उठा रहे हो। जाके शिक्षा क्रांति लाइव पे मेरे कम से कम 40 वीडियोस हैं। अगर चाहते हो खोपड़ी चले, शिक्षा क्रांति लाइव पे मेरे कम से कम 40 वीडियोस हैं। चाहते हो खोपड़ी चले, वीडियोस को देखो। जब तक तुम एकदम नशेड़ी की तरह पढ़ पढ़ के और चीजों को रहस्य की तरह न झूमने लगो, तब तक जिंदगी का मजा है नहीं, है ना। तुम चीजों को रहस्य की तरह देखो, ठीक है। अगली क्लास मैथ्स की होगी, इसलिए मुझे छोड़ना होगा, ठीक है। जल्दी ही आपके सिलेबस के हिसाब से चीजें, सिलेबस कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, इतना सड़ा हुआ सिलेबस है तुम्हारा क्लास 10th का, कि मुश्किल से 2-1.5 महीने में भी काम हो जाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी एक अलग मैडम पढ़ाएंगी, फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ लोग पढ़ाएंगे। फिजिक्स मैं भी तुमको पढ़ाऊंगा, केमिस्ट्री मैं भी तुमको पढ़ाऊंगा। लेकिन फिर बल्ले बल्ले बहुत मजा तुमको आएगा, बशर्ते कि तुम उन कहानियों के साथ चीजों को सीखो। परिभाषा लिखने से जिंदगी में परिवर्तन नहीं होगा। तुम हर साल 12 में 50 लाख लड़के पास हो रहे हैं, लेकिन कितना वैज्ञानिक पैदा हो जा रहे हैं। तब जाके कोई लेखपाल बन रहा है, तो कोई चपरासी बन रहा है, तो कोई सफाई कर्मी बन रहा है। यही यही न्यूक्लियर केमिस्ट्री और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पढ़ के अगर चपरासी ही बनना था, तो फिर क्या पढ़े होते। तब पढ़ो झाड़ू की सीख कितनी लंबी होती है, किस झाड़ू से सफाई करनी चाहिए, वही सब पढ़ो, पूरा तो है नहीं। चलिए मिलते हैं, अभी मैथ्स की क्लास करिए, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। तुम लोग को बहुत सताता हूँ क्या मैं यार।